Hi everyone. So in this video we are going to see chapter number 2 cell the building block of life. building block क्यों कहा जा रहा है? जैसे कि एक दीवार बनाते हैं, बिल्ड करते हैं तो उसमें एक छोटी छोटी ईंटें मिलाकर वो पूरी दीवार बनाते हैं. तो एक ईंट से अगर शुरुआत नहीं होती तो ये दीवार कंप्लीट होती नहीं होती. ऐसे ही सेल जो है हमारे जो भी ऑर्गन्स बनते हैं, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो एक छोटे सेल से शुरुआत होता है. सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन मिलकर जो हमारा सिस्टम है वो क्रिएट होता है. ओके, सो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में और फिर एक्सरसाइज भी देखेंगे. सो लेट अस जस्ट रीड इट टुगेदर. सो इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अमंग द साइंटिस्ट कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर. साइंटिस्ट कम्युनिटी का मतलब बहुत बड़े लेवल पे उनका मानना है कि जीव की जो शुरुआत हुई, ओरिजिनेट जो हुआ वो वाटर से हुआ, कि पानी में सबसे पहले जीव हुए. सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लाइफ में हैव originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in the ocean. So, बहुत सारे जो बिलीवर्स हैं या रिसर्चर्स हैं उनका मानना है, वो बिलीव करते हैं कि छोटे किसी पूल से, पानी से ही हुआ है ओरिजिनेट, मतलब छोटे पूल से हुआ है, ओशन से नहीं हुआ है, समुद्र से नहीं हुआ है. और किस कारण से हुआ है इस पूल से भी? सो एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं उनमें जो चेंजेस हुए उसके कारण से जीव की शुरुआत हुई. हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनवायरमेंट्स. अभी कौन से एनवायरमेंट की बात हो रही है? जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, कहीं पे झरने होते हैं जहां से गरम गरम पानी निकल रहा होता है, तो उस तरीके का कुछ चेंज हुआ जिससे कि जीव की उत्पत्ति हुई. इन इंडिया हॉट स्प्रिंग्स ऑफ पूगा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर. पूगा वैली में एक हॉट स्प्रिंग है लद्दाख में, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है, नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी खौलता हुआ लगे ऐसा. जबकि वहां पे क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड क्लाइमेट है. ये जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं ये सिमिलर है टू दोज ऑन अर्ली अर्थ. जब अर्थ बनी, शुरुआत हुई 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, उस वक्त जो कंडीशंस थी वैसी कुछ कंडीशन यहाँ पर हमें इस जो लेक है पूगा वैली उसमें देखने को मिलती है. ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया. इस गर्म खौलते हुए पानी में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जा रहा है? मोस्टली वो क्या होते हैं? हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं. इन्हें क्या कहा जाता है? थर्मोफाइल्स, विच आर यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से बना हुआ है ये बैक्टीरिया, जिसका नाम है थर्मोफाइल्स. ओके, सो ये आपको याद रखना है. साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल शानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ स्टडीड दैट हॉट स्प्रिंग्स एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड दम. जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है वहां के साइंटिस्ट ने वर्क किया जो लखनऊ में है इन हॉट स्प्रिंग्स के ऊपर, और उन्हें क्या मिला कि जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है वो बहुत तेजी से उनके अराउंड फॉर्म होता है. देन दीज डिपोजिट में हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशंस. जो शुरू के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, जीव शुरू बनने से पहले के जो मॉलिक्यूल्स हो रहे होंगे, तो ये जो कैल्शियम इनके अराउंड बिल्ड होता जाता है ये एक तरीके से इनको प्रोटेक्ट करता होगा इस अंदर वाले जो भी चीजें यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, जिससे मॉलिक्यूल से बाद में ऑर्गेनिज्म बना होगा. राइट, जैसे कि बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं. तो कैल्शियम कार्बोनेट ये जो क्रिएट हो रहा है इसके अराउंड, ये प्रोटेक्शन दिया होगा इसने. एंड दे मे हैव आल्सो हेल्प्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन. और यही जो ये अराउंड में जो ये कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होता जा रहा है, इसी ने सबसे पहले हो सकता है मेम्ब्रेन क्रिएट किया हो. सेल के अराउंड एक बॉर्डर जैसा होता है उसे कहा जाता है मेम्ब्रेन. ठीक है, द बैरियर्स दैट डिफाइन अ सेल. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन मैं बोल रही हूँ ये क्या होता है? एक तरीके का रुकावट, बैरियर, जो कि प्रोटेक्ट करता है, जो सेल को डिफाइन करता है कि सेल कहां से कहां तक है. ओके, एक लिमिट डिसाइड करता है सेल की. आई होप इट इज क्लियर. नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सभी लिविंग जो आपको जीव दिख रहे हैं वो सेल से बने हैं. सेल क्या है? बेसिक लेवल है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट होती है. मैंने जैसे एक ईंट का एग्जाम्पल दिया तो यहाँ पर सेल है. ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट कंटेन ऑफ ओनली वन सेल. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है, उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं. अदर्स जैसे प्लांट, फिश, बर्ड्स और इवन ह्यूमंस, ये मिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं. बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, इन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाता है. और ये सारे सेल्स आपस में मिलकर काम करते हैं. सो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, जब एक जैसे सेल इकट्ठा हो रहे हैं परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो क्या बनते हैं वो? टिश्यू. मतलब एक जैसे सेल बहुत सारे इकट्ठा हो गए, इन सभी सेलों का लेकिन फंक्शन एक ही है, तो ये क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं.
तो आई होप सेल से शुरुआत हुई थी, आपको पता चला। एक जैसे सेल जब बहुत सारे मिल गए, एक ही काम कर रहे हैं, तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। जब ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे ये एक टिश्यू हो गया, ऐसे ही एक और टिश्यू ऑर्गेनाइज हुआ, साथ में मिला, तो ऑर्गन बनाता है, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे नेसल पोर्स, नेसल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सांस लेने की प्रक्रिया में ये सारे ऑर्गन्स काम आते हैं, ओके, और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इवन व्हेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, जब सेल ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यू के फॉर्म में, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, द सेल रिमेन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे कितना ही बड़ा ऑर्गन क्यों नहीं बन गया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम क्यों नहीं बन गया, लेकिन सेल तभी भी क्या होता है, एक बेसिक फंडामेंटल यानी कि मूल इकाई होती है, यहीं से शुरुआत होती है। दिस मेक्स अस वंडर हाउ मच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज। तो ये हम सोच सकते हैं, आश्चर्यचकित हमें करता है कि कैसे एक छोटा सा सेल इतनी सारे एक्टिविटीज कामों को कर सकता है। व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। अब ये जो एक छोटा सा सेल है ना, ये बहुत छोटा है, ये इतने सारी एक्टिविटी कर रहा है, तो इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, इस सेल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। हाउ डू सेल इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर, और एक सेल दूसरे सेल से हमारी बॉडी के अंदर कम्युनिकेट कैसे करता है, जुड़ता कैसे, बातचीत कैसे करता है। फिर ये क्वेश्चन हो गया। फिर डू सेल्स लिव फॉर एवर और डू दे डाई, क्या सेल्स जो है एक बार बन गए तो हमेशा जीवित रहते हैं, या सेल की भी मृत्यु होती है, सेल भी खत्म होते हैं। सो इस चैप्टर में वी विल एक्सप्लोर द आंसर टू दीज क्वेश्चन। इन्हीं के आंसर्स हम फाइंड आउट करने वाले हैं एज वी एंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड्स ऑफ सेल्स, सेल्स के बारे में जानते हैं। ओके, यहाँ दिया हुआ है थिंक इट ओवर। वेयर डज अ सेल कम फ्रॉम, सेल कहाँ से आते हैं। हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बियॉन्ड द नेकेड आई। मतलब कि जो टेक्निकल इंटरवेंशंस होती हैं ये कैसे फैसिलिटेट करते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कैसे आसान बनाते हैं कि क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बियॉन्ड नेकेड आई। नेकेड आई मतलब ऐसी चीजें जो हम नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, वो हम कैसे समझ सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। देन हाउ इज द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो कैसे स्ट्रक्चरल मतलब बनावट के तौर पे भी देखे और फंक्शन यानी कार्य के तौर पे भी देखे, तो बेसिक यूनिट कैसे है और सेल कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने शुरुआत भी कर दी है, इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यहाँ देखो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स विजिबिलिटी थ्रू अनएडेड टू एडेड आई। अनएडेड मतलब कि बिना हमें किसी लेंसेज के अगर जो दिख रहा है वहां से लेकर, और एडेड आई जब हमें किसी लेंसेज की जरूरत पड़ती है तो कैसे साइज चेंज होता है। तो देखो, सबसे पहले होता है एटम, एटम यानी 0.1 नैनोमीटर। फिर आते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल इस तरीके से 1 नैनोमीटर। फिर लिपिड, फिर प्रोटीन आते हैं यहाँ 10 नैनोमीटर तक। फिर राइबोसोम्स, फिर वायरस, फिर स्मॉल बैक्टीरिया, ये 10 नैनोमीटर तक आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप वो देख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रियन, मोस्ट बैक्टीरिया, न्यूक्लियस, ओके, ये यूनिट दी गई है। मोस्ट प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स। तो यहाँ पे ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब बहुत बड़े लेवल का माइक्रोस्कोप चाहिए यहाँ तक को देखने के लिए। और ये जो येलो लाइन दिख रही है, लाइट माइक्रोस्कोप से भी इनको हम देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर जो है ये वाला अनएडेड से हम देख सकते हैं, एमीबा देख सकते हैं, फिश का एग देख सकते हैं, चिकन एग देख सकते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देख सकते हैं। तो ये सारे जो नीचे वाले हैं इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना। नीम ट्री, रॉकेट, ये सब हम अनएडेड आई से देख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर हो गया, मतलब पहले बहुत अच्छे से बिना किसी एड के दिख रहा था, अब धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। एमीबा हमें बहुत कम दिखता है बट उतने अच्छे से नहीं दिखता। ऐसे ही लाइट माइक्रोस्कोप यहाँ से शुरू हो जाता है यहाँ तक, ओके। सो अब एक्सरसाइज है 2.1, हाउ टू स्टडी सेल्स। सेल्स की स्टडी करें कैसे। सो व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। सो मानव की जो आंखें हैं, हमारी जो आंखें हैं, उसकी उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें जो दो चीजें बहुत पास पास हो, ठीक है, बहुत पास हो, और फिर भी हम उसको अलग अलग पहचान सके कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो ये हमारी एक इमेजिनेशन है, या हम कह सकते हैं ये हमारी पावर है कि हम कितना देख सकते हैं। इमेजिन 2 टाइनी डॉट्स, 2 डॉट्स हैं इस तरीके से ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एज द डॉट्स आर मूव क्लोजर, जैसे जैसे डॉट्स को आप पास में लाते जाओगे ना तो ये लगेगा ये एक ही डॉट है। जब इसको बड़े लेवल पे जूम करके देखोगे ना तो पता चलेगा इसके बीच में डिस्टेंस है। देयर कम्स अ पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन सेपरेट। तो जहां पर वो आपको एक जैसे
नहीं दिखाई, मतलब दोनों अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा लग रहा है दोनों मर्ज हो गए हैं। व्हेन व्यूड फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, 25 सेंटीमीटर तक ह्यूमन आई जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर से जैसे जैसे दूर जाओगे तो 2 पॉइंट सेपरेट बाय अबाउट 0.1 mm कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट, मतलब 25 सेंटीमीटर तक अगर इतना डिस्टेंस है बीच में तो आप देख सकते हो, अदरवाइज ये सिंगल पॉइंट आपको दिखने लग जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई विच इज 0.1 mm, मतलब कि लिमिटेशन है ह्यूमन आई की, मतलब इससे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो नहीं देख सकता है ना। सो लगभग 25 सेंटीमीटर जो है, तो मनुष्य की आंखें इतनी पास की दूरी को देखने के लिए दो जो डॉट्स हैं उसके बीच में 0.1 mm का अंतर हो तो वो दिखते हैं अलग, इससे पास आ गए तो फिर नहीं दिखते हैं। यही लिमिट्स है रेजोल्यूशन की। ओके, नाउ अ सेल इज यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय अनएडेड आई। सेल जो है वो बहुत मुश्किल होता है कि अनएडेड आई से देख सके। यहाँ पर आप देख रहे हो सेल्स का है, तो ये लाइट माइक्रोस्कोप की इसको जरूरत पड़ती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ हैज सेल बायोलॉजी studied the structure and function of cell that are much smaller than a limit of resolution of human eye। जब ह्यूमन आई देख ही नहीं सकते तो फिर ये जो बायोलॉजिस्ट हैं, ये भी तो ह्यूमन ही है, इन्होंने सेल की स्टडी की तो की कैसे। सो यू हैव लर्नड अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। आपने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में चैप्टर क्यूरियोसिटी ग्रेड 8 के चैप्टर 10 में पढ़ा था। सो हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जो होते हैं, सो दैट इज एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन eyepiece are used for magnification of an object। जो बड़ा दिखाने के लिए चीजों को यूज किए जाते हैं, ऐसे लेंसेज को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस, जिससे चीजें जो है वो बड़ी दिखने लगती हैं। रॉबर्ट हुक के बारे में हमने क्लास 8 में पढ़ा था चैप्टर 2 में। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल इन 1665। 1665 में इन्होंने सबसे पहले एक सेल को ऑब्जर्व किया था, जो कि उनके खुद के द्वारा बनाए गए एक माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने किया था। इसमें 200 से 300 गुना मैग्निफिकेशन हो सकता था, मतलब एक डॉट इतना बड़ा है तो इसका 200 टाइम्स कर दो, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 200 टाइम्स उतने ही डॉट को कर दो या 300 टाइम्स उतना बड़ा वो करके और उन्होंने ऑब्जर्व किया था। व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ही ऑब्जर्व स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट एंड नेम देम सेल्स। तो हमने देखा था कि कॉर्क को उन्होंने एनालाइज किया था, उसमें जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट इस तरीके के उनको दिख रहे थे, उसी को उन्होंने क्या कहा, सेल्स कहा। सो स्कूल की लेबोरेटरी में लाइट माइक्रोस्कोप यूज किए जाते हैं टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पर ये माइक्रोस्कोप जो है ना, तो इसमें लेंसेज लगते हैं, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर लेंस लगते हैं। इसका साइज बड़ा छोटा किया जाता है 10 गुना 40 गुना, ताकि बेटर मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन हमें दिख सके। एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप इन फिगर 2.2। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहते हैं बाद में कि मैम कौन से फिगर्स आ सकते हैं बनाने को, तो ये आ सकता है बेटा। इसमें आपको याद रखना है, यहाँ से आई पीस है, यहाँ से हम देखते हैं, ये बॉडी ट्यूब है, ऑब्जेक्टिव लेंस बता चुकी हूँ, ये स्टेज है जहां पर चीजों को रखा जाता है ऑब्जर्व करने के लिए, ये मिरर है ये वाला, ये बेस है, ये हैंडल है, ये फाइन एडजस्टमेंट नोब है, इसको राउंड राउंड टर्न करके एडजस्ट किया जाता है, और कोर्स एडजस्टमेंट नोब है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नाउ एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड यूज इट टू ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस मटेरियल। अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप के अंदर आप मैग्निफाइड मतलब बड़े लेवल पे किसी भी छोटी सी चीज का आप वर्जन देखते हैं। कैन यू एस्टिमेट इट्स एक्चुअल साइज? क्या आप इसकी जो एक्चुअल साइज है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं? सो लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल। तो सेल का साइज क्या हो सकता है, चलिए एस्टिमेट करते हैं, यानी अनुमान लगाते हैं। सो टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर एंड मिलीमीटर मार्किंग। एक रूलर आपको लेना है, स्केल लेना है, ठीक है, उसमें मान लो कि इस तरीके से मिलीमीटर की मार्किंग हो। प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। इस पे आपको रख देना है, स्टेज है ना ये, तो यहाँ पे आपको उस रूलर को रख देना है एंड फोकस ऑन इट यूजिंग द एडजस्टमेंट नोब। और उसके बाद इस एडजस्टमेंट नोब को फोकस करना है और एडजस्ट करते रहना है टू ऑब्जर्व द डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू थ्रू द आई पीस एंड मेजर इट इन mm। आपको क्या करना है कि जो माइक्रोस्कोपिक रूलर है ना, जिसमें mm पे सेटिंग है, उसको आपको एडजस्टिंग नॉब यहाँ पर रखना है, स्टेज पर। स्टेज वाला जो माइक्रोस्कोप का एरिया है, ये मैं रब कर रही हूँ, यहाँ पर रखना है और एडजस्टमेंट नॉब की मदद से देखना है कि उसका डायामीटर कितना है,
ठीक है, कि जितने दूर में आपको दिख रही है वो चीज, वो उसका कितना व्यास है, मतलब कितनी दूर में फैला हुआ है। नाउ उसके बाद कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर, मिलीमीटर से उसको माइक्रोमीटर में चेंज कर दो। सपोज द डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड इज 5 mm। अब जितने दूर में वो आपको दिख रहा है ना, विजिबल एरिया जो है मान लो 5 mm का है, डायमीटर उसका 5 mm आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब 5 into 1000 माइक्रोमीटर। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइक्रोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ रिमूव द रूलर एंड प्लेस एन अनियन पील स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। अब ये जब हमने mm में सेट कर लिया, तो अब यहाँ पर आप प्याज का एक लेयर लो और उसको रख दो। फोकस ऑन द स्लाइड एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट अलोंग डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब क्या करना है, आपने जो प्याज का छिलका रखा है ना, ये मतलब अब हमने इसको बड़ा साइज कर दिया है, तो स्लाइड पे फोकस रखना है और जो भी एरिया आपको दिख रहा है देखने वाली आई पीस के साथ, उस क्षेत्र का आपको डायामीटर देखना है कि कितने दूर में वो फैला हुआ है। उसके साथ एक सीधी क्या करना है, जो भी एरिया आपको दिख रहा है ना स्ट्रेट लाइन में उसमें कितनी सेल्स आपको नजर आ रहे हैं वो आपको गिनना है। ठीक है, एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ सेल यूजिंग द फॉर्मूला। तो आप ये फॉर्मूला यूज करके और एस्टिमेट कर सकते हो साइज। यूनिट कन्वर्शन कैसे कन्वर्ट करना था, तो 1 मिलीमीटर जो है वो 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, ये साइन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई किया था। ओके, नाउ एस्टिमेटेड साइज ऑफ अनियन पील सेल, ये वाला फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। डायामीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर, मतलब विजिबल फील्ड जो है वो माइक्रोमीटर में लेना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायामीटर। जितनी दूर का एरिया आपको दिख रहा है उसमें कितने सेल्स आपको दिख रहे हैं उससे डिवाइड करना है। ओके, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड साइज मिल जाएगा ऑनियन पील के सेल का। ओके, सपोज 25 सेल्स आर सीन अलोंग द डायमीटर, मान लो आपको 25 सेल दिखे, तो इन दैट केस साइज ऑफ वन सेल कितना हो जाएगा, ये 5000 माइक्रोमीटर में हमने कन्वर्ट किया था, डिवाइडेड बाय 25, यानी कि 200 माइक्रोमीटर आंसर आ जाएगा। ओके, यही कहा गया था। इफ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ एन अनियन पील इज 200 माइक्रोमीटर, हाउ मच डज अ लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई दिस सेल। अगर 200 माइक्रोमीटर है तो इसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप कितना मैग्नीफाई कर सकता है। सो टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। कितना माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई हो सकता है वो आईपीस की जो पावर है, मैग्नीफाइंग पावर, उस पर डिपेंड करता है और लेंस की पावर पे। इफ बोथ आईपीस और जो लेंस है वो मैग्नीफाइंग पावर 10 गुना है, और देन द टोटल मैग्निफिकेशन विल बी 100 टाइम्स, है ना। अगर दोनों का 10 है पावर, तो 10 into 10 into यानी 100 टाइम्स हो जाएगा, राइट। नाउ दिस मीन्स दैट अ सेल विद एन एस्टिमेटेड साइज ऑफ 200 माइक्रोमीटर विल अपीयर 100 टाइम्स लार्जर। तो समझ सकते हो 200 जिसका साइज है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 20,000 गुना बड़ा वो दिखेगा, है ना। अब यहाँ पर आगे दिया हुआ है, पहले ये रीड कर लेते हैं फिर ये बॉक्स वाला रीड करेंगे। Thus a microscope allows us to see very small structure clearly। तो माइक्रोस्कोप में हम छोटे से छोटा मतलब बहुत बड़ा करके उस दिखाता है, तो छोटी से छोटी चीज हम देख पाते हैं। इज एन एसेंशियल टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है माइक्रोस्कोप सेल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ओके, नाउ ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप। अब समय के साथ क्या हुआ है, इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है, तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे डेवलपमेंट्स माइक्रोस्कोप के फील्ड में भी किए हैं। इंप्रूविंग इट्स 3 मेन फीचर, 3 मेन फीचर्स तो होते हैं माइक्रोस्कोप के, वो चेंज कर दिए वो साइंटिस्ट ने इंप्रूव कर दिए। जैसे एक पहला रिजोल्यूशन मतलब कितना क्लैरिटी से दिख रहा है कोई चीज। कॉन्ट्रास्ट मतलब ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट के बीच में क्या लाइटिंग का जो डिफरेंस है वो अच्छे से हो रहा है। और मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हम देख पा रहे हैं। ये जो इंप्रूवमेंट्स हैं इसने माइक्रोस्कोप को एक पावरफुल टूल के रूप में सेल की स्टडी के लिए डेवलप कर दिया है। सो यू कैन सी ऑफ अ लोअर सरफेस ऑफ कोलोकेशिया लीफ ऑब्जर्व्ड अंडर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखो जो लीफ को जूम करके जो माइक्रोस्कोप में होता है वो आप देख सकते हो कि कितना बड़े लेवल पे दिखाया गया है कि उसका एक सेल आपको दिख रहा है, स्टोमेटा दिख रहा है ना, शोइंग स्टोमेटा। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे उससे पहले ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। रेडी टू गो बियॉन्ड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेवल पे जो एटम है उससे जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं उस लेवल पे आप देख पा रहे हो जूम करके। सो अपार्ट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप, एक तो होते लाइट माइक्रोस्कोप जो भी हमने सेल की स्टडी के लिए देखा, साइंटिस्ट और ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं जो और ज्यादा फाइन डिटेल्स हमें दिखाते हैं सेल के स्ट्रक्चर के।
ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट टू प्रोड्यूस हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस। इसमें लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज होती है ताकि और ज्यादा मैग्नीफाइड इमेजेस हमें देखने को मिले, अलाउइंग अस टू सी सेल स्ट्रक्चर एट द नैनोमीटर स्केल विद रिमार्केबल क्लैरिटी। हमें नैनोमीटर मतलब मीटर, नैनोमीटर बहुत छोटे लेवल पे भी हमें डिटेल में स्केल जो स्ट्रक्चर होता है सेल का वो देखने को मिलता है। नैनोमीटर क्या है? 1 मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट। ओके, 1 बिलियन यानी 10 लाख बार आप 1 मीटर को डिवाइड करोगे ना, वो वाला जो पार्ट है वो है नैनोमीटर। ओके, ये यहाँ पे बताया गया है। चलिए अब हम देखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है वो और बड़े लेवल पे जूम करके दिखाता है। ना स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, सो यू हैव लर्न दैट सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन। हमने देखा सेल से ही टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ही ऑर्गन बनते हैं, ये हमने देखा। और कलेक्टिवली ये परफॉर्म करते हैं साइंटिफिक फंक्शन को। फॉर दीज सेल टू फंक्शन एज यूनिट, ये सारे सेल एक जैसे फंक्शन कर सके, एक यूनिट में फंक्शन कर सके, दे मस्ट बी एबल टू इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड विद देयर सराउंडिंग। तो उनको अपने आसपास इंटरैक्ट करना होगा, एक दूसरे से बातचीत करनी होगी, यानी कम्युनिकेशन या इंटरैक्शन करना होगा अपने आसपास। दीज इंटरैक्शंस अकर एट द सेल बाउंड्री। ये जो सेल है, ये दूसरा सेल है, इससे इसको इंटरैक्ट करना है, तो जो सेल की बाउंड्री है वहीं पर ये इंटरैक्शन होगा, एक दूसरे से बातचीत करनी है। तो राइट नाउ वेयर सब्सटेंस मूव बिटवीन द सेल्स एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी जो सेल की बाउंड्री है ना, यहीं से सब्सटेंस सेल के अंदर का जो बाहर जा रहा है या कुछ जो अंदर सेल को चाहिए वो अंदर मिल रहा है, तो जो इंटरैक्शन बाहर से होगा वो बाउंड्री के थ्रू ही होगा। राइट, सो अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, वो भी मटेरियल एक्सचेंज करते हैं और जो उनके आसपास का एनवायरनमेंट है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू ये सामान का आदान प्रदान करते हैं सेल। ओके, नाउ तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। यूनिवर्सल मतलब कि सभी सेल, किसी भी तरीके के सेल है ना, उसमें ये फीचर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन का। तो ये क्या होता है? ये एक थिन बाउंड्री होती है जो सेल को सराउंड करती है। ये सेल है तो इसके चारों तरफ होती है, और जो भी सेल के अंदर कंटेंट है, ये सेल है, इसके अंदर जो भी पार्ट है उसको ये जो बाउंड्री है ये प्रोटेक्ट करती है, इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इंडिविजुअलिटी मतलब जैसे ये एक सेल हुआ, इसकी आइडेंटिटी अलग हुई और इसकी आइडेंटिटी अलग, तो इस दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे कर पा रहे हैं कि ये सेल यहां तक है और ये सेल यहां तक है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। तो ये इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर रहा है। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, which means it allows some substances to pass through it while blocking others। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहे हैं बेटा। परमिएबल मतलब क्या होता है? परमिएबल मतलब होता है कि अपने जो भी आसपास आने जाने देना, मतलब सब्सटेंसेस अंदर जा भी रहे हैं और बाहर आ भी रहे हैं, और कुछ सब्सटेंसेस को ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है, तो ये होता है परमिएबल membrane। okay, you have learned how oxygen and carbon dioxide move across the membrane of alveoli in the lungs में जो alveoli होते हैं उनसे कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक और एग्जिस्ट होता है, ये हमने ग्रेड 7 में पढ़ा था, चैप्टर 9 में। नाउ हाउ डज द structure of the cell membrane in the cells of alveoli control the movement of substances across it। so ये जो cell membrane है, जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, वो कैसे कंट्रोल करता है एल्वियोलाई के सेल को कि ये मूवमेंट ना हो पाए सब्सटेंसेस आसपास, या मूवमेंट हो पाए सब्सटेंसेस जैसे कि एल्वियोलाई है, तो ये कैसे अलाउ करता है कि कोई सब्सटेंस अंदर जाएगा कोई बाहर जाएगा। तो ये हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। चलिए देखिए, let us experiment with the help of a kitchen knife carefully cut a potato into 2 pieces of roughly equal size। इस तरीके से आलू के रफली दो पीसेस ले लेने हैं सेम साइज के लगभग। measure and record the initial weight of both pieces using a weighing balance। दोनों के जो पीसेस हैं इनका आप वजन नाप लीजिए, पानी में या कुछ भी आगे करने से पहले दोनों का आप इनिशियल यानी शुरुआत में वजन कितना है दोनों पीस का वो नाप लो। Put 1 piece of potato in beaker A with plain water। इसमें प्लेन वाटर है ए वाले में, तो इसमें आप रख दो एक पीस को। फिर दूसरे को बी में रख दो जिसमें 20%
सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन है, मतलब इस पानी में 20% सॉल्ट है या शुगर, चीनी या नमक आपने मिला के रखा है, उसमें रख दो। ए में क्या है, प्लेन वाटर। बी में क्या है, शुगर या सॉल्ट मिला हुआ है पानी में। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड फॉर अबाउट एन आवर और अंटिल यू नोटिस अ विजिबल चेंज इन द साइज ऑफ पीसेस। अब उनको 1 घंटे के लिए, ये इनिशियल साइज है ना, 1 घंटे के लिए आप छोड़ दो, या जब तक छोड़ दो जब तक आपको कोई चेंज ना दिखने लगे। अब मेजर करो और रिकॉर्ड करो दोनों का वेट जो पहले किया था, तो आप देखोगे कि ये वाला जो बी वाला है वो सिकुड़ा हुआ है, और ए वाला जो है, तो कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू मे ऑब्जर्व दैट ये ए वाला देखो आपको कैसा दिख रहा है, और बी वाला, तो बी वाला हमें सिकुड़ा हुआ दिख रहा है ना। ए है प्लेन वाटर और बी है 20% सॉल्ट है इसमें। सो व्हाट डू यू इन्फर, हमें देखेंगे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन देयर वेट। सो पोटैटो पीस ऑफ बीकर ए हैज इंक्रीज्ड, ये क्या होगा, फूल जाएगा। ये देखो पहले यहां तक है तो ये फूल गया है और ज्यादा चौड़ा हो गया, और ये इतना था तो ये कम हो गया है, यहां से सिकुड़ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, while the weight of potato beaker in बीकर बी डिक्रीज, बी में कम हो गया है और ए में साइज जो है पीस का वो बढ़ गया है। दिस हैपेंस बिकॉज सेल मेम्ब्रेन अलाउज वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बट नॉट द शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल। देखो ए में क्या था, प्लेन पानी था, तो प्लेन पानी में क्या हो रहा है, जब हमने आलू का पीस डाला तो आलू के जो सेल्स है उसमें सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन क्या कर रही है, पानी को अंदर और बाहर जो भी मूवमेंट है वो होने दे रही है, ठीक है। तो पानी मूव हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन दूसरा वाला जो पानी है वो प्लेन नहीं है, उसमें सॉल्ट या शुगर मिला हुआ है, तो पानी में 20% सॉल्ट है या शुगर है, तो इसमें जो सॉल्ट और शुगर के मॉलिक्यूल है ना वो ऐसा नहीं होने दे रहे। वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट डाइल्यूट सोल्यूशन टू एन एरिया विद लेस वाटर एंड मोर सोल्यूट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन अंटिल द कंसंट्रेशन इन टू एरियाज बिकम इक्वल। अब इस लाइन का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। पानी जो है वो मूव करता है कैसे, तो जैसे हमने विंड्स के बारे में पढ़ा था, विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना, ऐसे ही पानी जो है, वाटर जो है वो मूव करता है कहां से, जैसे दो बीकर है, हमने देखा था पाइप से अगर कनेक्ट कर दे, इसमें पानी इतना है और इसमें पानी इतना है, तो बराबर होकर जब एक लेवल पे आ जाएगा तो अपने आप रुक जाएगा। तो वही पानी जो है वो जब तक कंसंट्रेशन, ये देखो कंसंट्रेशन दोनों एरिया में इक्वल ना हो जाए तब तक बहता रहता है। तो फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर, जिस एरिया में ज्यादा पानी होगा वहां से पानी जो है मूव करता है लेस सोल्यूट, यानी जिसमें कम वाटर होगा, है ना। अब इसमें पानी की भी बात की जा रही है और डाइल्यूट सोल्यूशन की भी बात करी जा रही है। इसका मतलब क्या है, सो मोर वाटर एंड लेस डाइल्यूट, मतलब जैसे ये ए में जो पानी था ना उसमें पानी ज्यादा था और डाइल्यूट यानी कि जो सोल्यूशन ऐड किया गया है सॉल्ट या शुगर वो बहुत कम था, नेग्लिजिबल था। इससे पानी, इसमें पानी की मात्रा क्या हुई, ज्यादा हुई। वही मैं कह रही हूँ, वाटर जो है वो ट्रैवल करता है हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन, मतलब जो बी वाला बीकर है उसमें सॉल्ट ज्यादा है और पानी क्या है, कम है। समझ में आया, ए में पानी ज्यादा है, सॉल्ट या शुगर है ही नहीं या बहुत कम है। बी में पानी कम है और सॉल्ट और शुगर क्या है, उसकी मात्रा हमने ऐड की है तो वो ज्यादा है। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, जो ज्यादा कंसंट्रेशन है वहां से कम कंसंट्रेशन की तरफ। ओके, तो अब इसमें क्या हुआ, हमने जो बीकर ए में रखा था, अब दोनों सिचुएशन को ध्यान से समझना, इसमें दो प्रोसेस होते हैं वो आगे आपको समझाया गया, पहले हम समझ लेते हैं। जब हमने बीकर ए में आलू का पीस रखा तो आलू के जो सेल है, अब यहाँ जो पानी है वो नॉर्मल पानी है ना, तो नॉर्मल पानी जो है और आलू के अंदर जो पानी है तो ये आराम से इसके अंदर ट्रैवल कर पा रहा है, ठीक है। पानी का कंसंट्रेशन यहाँ बीकर में कैसा है, ज्यादा है, और आलू के अंदर कितना है, कम है। तो पानी का जो मूवमेंट है वो हाई से लो की तरफ होता है, तो आलू में कम है और ऐसे नॉर्मल उसमें ज्यादा है। तो पानी जो है नॉर्मल बीकर से ट्रैवल करके आलू के अंदर जा रहा है, इसीलिए आलू का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया ए वाले केस में, है ना। ये ए का हम समझ रहे हैं कि ए वाले में आलू बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि बीकर में पानी की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू पानी इन सेल्स ऑफ ये जो आलू है उसके। तो हाई से लो की तरफ जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसीलिए आलू का साइज क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। ओके, अब हम देखते हैं बी वाले का, मैं आपको समझाती हूँ। बी वाले में क्या है, आलू के अंदर जो पानी है, अब देखो बी वाला बीकर मैंने ड्रॉ किया, तो यहाँ जो पानी है ना नॉर्मल, उसमें नमक ज्यादा है और पानी कम है, और अंदर का जो आलू का पीस है उसमें पानी ज्यादा है। अब आप समझ गए पानी कहां से कहां मूव करेगा, इसमें पानी कम है और इसमें पानी ज्यादा है।
तो पानी जहां ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ मूव करता है, इसीलिए ये जो आलू है वो सिकुड़ गया क्योंकि इसके अंदर का पानी बीकर में बाहर चला गया। क्लियर है क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर पानी जो है, पानी के जो मॉलिक्यूल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, तो इसमें पानी जो है बी वाले में उसकी मात्रा कम है क्योंकि इसमें सॉल्ट या शुगर मिला हुआ है। यहां तक क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको आनी चाहिए। तो अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थोड़ा सा टफ है लग रहा होगा आपको, लेकिन एक दो बार पॉज करके सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये वाली जो लाइन थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, यहां से यहां तक। ओके, नाउ दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। ये जो पानी मूव हो रहा है ना, एक मेम्ब्रेन के थ्रू, आलू के ऊपर एक लेयर होगी सेल के ऊपर मेम्ब्रेन की, तो उससे जो ये पानी इधर से उधर हो रहा है उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो आई होप आपको ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्लियर है। नाउ यू हैव लर्नड इन 7.8 एक्टिविटी डाई स्प्रेडिंग इन वाटर। पानी में जब हम डाई डालते हैं तो पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाता है ना, और फ्रेग्रेंस स्प्रेडिंग इन एयर। सो आप तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये जो सेंट पूरे में फैल रही है इसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का पूरा पार्टिकल ही मूव हो रहा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। नाउ डिफ्यूजन वही है, इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बिना मेम्ब्रेन के हेल्प से, है ना, जैसे हमने ये दो एग्जाम्पल देखे फ्रेगनेंस वाले। ऑस्मोसिस क्या हुआ फिर? डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर मूव करता है और डिफ्यूजन में सारी चीजें मूव करती हैं। तो प्लांट में वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर्स रूट सेल बाय दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में से पानी को एब्सॉर्ब करती हैं। ओके, तो ये यहाँ पर बताया गया है। व्हाट इफ मग बीन सीड्स आर केप्ट इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आफ्टर सोकिंग इन वाटर फॉर 12 आवर्स, व्हाट विल हैपन? सो जो क्वेश्चन हमने रीड किया कि मूंग की जो दाल है उसको अगर हम उनके बीजों को, मूंग के जो दाल है उसकी बीज को भिगो कर रखते हैं 12 घंटे पानी में, और भिगोने के बाद एक कंसंट्रेटेड घोल में रखा जाए, कंसंट्रेटेड यानी जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्यूट मिला हो, तो उसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा सोल्यूट मिला हो यानी कि जैसे नमक का पानी हो या चीनी का पानी हो, उसमें रखें तो क्या होगा? सो आफ्टर सोकिंग द सीड्स हैव मोर वाटर इनसाइड। बीज के अंदर बहुत सारे पानी आ जाते हैं, तभी तो बीज फूल जाते हैं और स्प्राउट्स उसमें से निकलने लगते हैं। सो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में जब हम रखेंगे इस बीज को तो क्या होगा? जो बी वाले में हुआ था, है ना, पानी, क्योंकि बाहर नमक वाला है, पानी की मात्रा कम है और इस बीज में पानी की मात्रा ज्यादा है, तो बीज में से पानी बाहर चला जाएगा, तो श्रिंक हो जाएगा बीज, है ना, और जो स्वॉलन शेप है, जो फूला हुआ शेप है, वो सूख जाएगा, कम हो जाएगा। Okay, now what if a cell is kept in salt or sugar solution of different concentration? अलग अलग concentration के पानी में हम सेल को रखें, मतलब किसी में ज्यादा सोल्यूट है, नमक या चीनी ज्यादा है, किसी में कम है, तो क्या होगा? तो तीन तरीके के सोल्यूशन बनेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या होता है इसमें? तो पहले वाले में सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम का, जो सेल के बाहर का ये मीडियम है ना, उसमें जो सोल्यूट की मात्रा है वो बराबर है किसके? जो सेल के अंदर है। ठीक है, तो पानी की मात्रा अंदर और बाहर बराबर है, तो उसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट है हाइपोटोनिक। इसमें क्या होता है कि बाहर का जो मीडियम है ना एक्स्ट्रा सेलुलर, उसमें सॉल्यूट यानी नमक या चीनी की मात्रा कम है, यानी कि पानी कितना होगा? ज्यादा होगा, और सेल में पानी कम है, तो पानी कहां से कहां मूव करेगा? सेल के अंदर जाएगा, यानी कि सेल फूल जाएगा, इसे कहते हैं हाइपोटोनिक। अब थर्ड आता है हाइपरटोनिक। इसमें सोल्यूट नमक या पानी ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, ये बड़ा साइन है, तो और सेल के अंदर जो पानी है वो ज्यादा है, बाहर कम है, तो सेल से बाहर जाएगा, इसलिए सेल का साइज जो है सिकुड़कर कम हो जाएगा, तो उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो तीन तरीके की कंडीशंस होती हैं, ये आपको याद रखना है। जब बराबर हो अंदर और बाहर तो आइसोटोनिक, जब बाहर पानी की मात्रा ज्यादा हो अंदर कम हो तो हाइपोटोनिक, और जब बाहर कम हो और सेल के अंदर ज्यादा हो तो हाइपरटोनिक। ओके, नाउ अब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में और ज्यादा जान लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। सेल मेम्ब्रेन बहुत पतला होता है। यहाँ पर ये जो फिगर दिया गया है ना, बहुत जूम करके आपको बताया गया है, ये 7 to 10 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर हमने देखा था मिलीमीटर में, इस तरीके से 10 लाख समथिंग रहता है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। ये किस किस चीजों से बना हुआ है? लिपिड यानी फैट से और प्रोटीन से मिलकर ही सेल मेम्ब्रेन बनता है। ये जो लेयर है इसको क्या कहते हैं? फ्लूइड
मोजेक मॉडल एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, ये मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है इसके स्ट्रक्चर को। मेम्ब्रेन हैज लिपिड बाय लेयर क्यों, इसमें दो लेयर होती हैं लिपिड की, फैट की, एक ये ऊपर है और ये के नीचे है ना। टू लेयर्स ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स आउटवर्ड एंड वाटर रिपेलिंग टेल्स इनवर्ड। इसमें क्या होता है कि पानी को कैसे इनटेक और बाहर की तरफ बाहर की तरफ जाने देता है, वो इसका वर्क होता है ना। तो इसमें जो वाटर अंदर की तरफ लेते हैं, वाटर अंदर जो आने देते हैं सेल के, वो बाहर की तरफ होता है, और जो बाहर की तरफ पानी को धकेलते हैं वो वाले जो लिपिड्स है वो अंदर की तरफ होते हैं। ओके, सो ये स्ट्रक्चर रहता है। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसीलिए से क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। ओके, सो तो ये लिक्विड जैसा फॉर्म होता है इनका। प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट्स लाइक गेट कीपर्स इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू। सो ये जो प्रोटीन होते हैं ना, इसमें एक तरीके से गेट कीपर का काम करते हैं, रखवाली करने वाले होते हैं ना, उसकी तरह काम करते हैं, जो कि जो भी मटेरियल अंदर जा रहा है सेल के या बाहर आ रहा है उसमें वो हेल्प करते हैं। कि जैसे गेट कीपर नहीं होता, गेट पे बैठा हुआ चौकीदार जो रहता है वो हेल्प करता है अंदर या बाहर जो सब्सटेंसेस जा रहे हैं, ये जो भी व्यक्ति जा रहा है, वैसे ही कौन सा सब्सटेंस अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है उसको ये गेट कीपर की तरह सी करते हैं प्रोटीन्स। ओके, सो लिपिड लेयर्स और प्रोटीन हमने देख लिया। नाउ सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज लाइक टाइल्स इन अ मोज़ेक, इट इज कॉल्ड मोज़ेक मॉडल। क्योंकि मोज़ेक मॉडल क्यों कहा जाता है, एक अरेंजमेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में टाइल्स को अरेंज करके बनाया जाता है। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न ही तो दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो मोज़ेक मॉडल की तरह दिख रहा है। इसीलिए मोज़ेक आप सर्च करोगे ना इंटरनेट पे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके की क्रिएशंस होती है, उसमें क्रिएटिविटी होती है। ऑल लिविंग cells communicate with their surrounding and their neighboring cells through the cell membrane। मैंने आपको ये पहले भी बताया कि एक सेल दूसरे सेल के आसपास जो चीजें हैं, जो सेल है, उनसे भी कम्युनिकेट करते हैं, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। However, cells of plant, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane that is called cell wall। अब ये तो एक तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर सारा सेल का सामान है जो भी होना चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस वगैरह जो होता है। लेकिन कुछ सेल, कुछ जीवों के, जैसे यहाँ प्लांट है, फंगी है, बैक्टीरिया है, इनके सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। तो पहले सेल वॉल होता है, फिर एक सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लेयर्स होती है, सब में नहीं होती है, प्लांट्स, फंगी और बैक्टीरिया में। What do you think it is that necessity of cell wall in these cells? इन सेल्स में सेल वॉल की जरूरत क्यों है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन क्यों नहीं है? तो लेट अस इन्वेस्टिगेट, यहाँ एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है। सो प्रिपेयर टेम्पररी स्लाइड्स ऑफ अ थिन पील ऑफ एन अनियन लीफ और अ रोयो cadal lily leaf and mount it with saffronin using cover slip to observe plant cells under a microscope। ये देखो, प्लांट के सेल देखने के लिए आप अनियन का इस तरीके का, प्याज का एक छिलका ले सकते हो, या फिर कैडल लिली का जो एक पत्ता है उसको लेकर इस तरीके से आपको माइक्रोस्कोप के ऊपर रखना है और सैफ्रनिन उसके ऊपर डालना है। ठीक है, कवर स्लिप पर। नाउ Similarly, prepare a temporary slide of cheek cell by gently scraping the inner side of your cheek with a cotton swab or the blunt end of the toothpick। टूथपिक से या फिर कॉटन स्वैब से आप अपने गाल के अंदर, चीक के अंदर का एक छोटा सा हिस्सा कुरेच सकते हैं और उसको भी आप रख सकते हैं चीक सेल का। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये चीक सेल है। ओके, नाउ स्प्रेड द चीक सेल ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड पे आपको रखना है, कुछ ड्रॉप्स उस पे वाटर की ऐड करनी है बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथिलिन ब्लू स्टेन, और उसके बाद ब्लू स्टेन करके मिथिलिन आता है वो उसके ऊपर डालना है। एंड केयरफुली प्लेस अ कवर स्लिप, और उसके ऊपर कलर स्लिप आपको डालना है। ऑब्जर्व बोथ द स्लाइड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब इनको माइक्रोस्कोप के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे, अनियन पील, जो ये प्याज का छिलका है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पर, और जो लीफ का आपने पील लिया हुआ है, और बॉक्स शेप्ड एंड रेगुलरली अरेंज। इसके जो ये सेल्स हैं, ये देखो कितने अच्छे से एकदम रेगुलर तरीके से अरेंज है ना, बिल्कुल एक दूसरे से अटैच्ड है। लेकिन चीक सेल में आपको गैप्स दिख रहे हैं, है ना। सो वेयर एज चीक सेल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड, व्हाई डू यू थिंक दिस डिफरेंस एग्जिस्ट? तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो आगे इसी के बारे में बताया हुआ है। प्रिपेयर 2 स्लाइड्स ऑफ रोयो लीफ पील एंड ह्यूमन चीक सेल अगेन। अब फिर से आपको स्लाइड्स पे रखना है, ह्यूमन चीक सेल ले सकते हैं या लीफ का, एंड 20% उसमें शुगर सोल्यूशन ऐड करना है। उसको माइक्रोस्कोप में आधे घंटे तक छोड़ दो, वैसे आधे घंटे बाद उसको देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखोगे कि जो बाउंड्रीज है प्लांट सेल की वो सेम है, बाउंड्रीज सेम है, अंदर का जो मटेरियल है वो श्रिंक हो रहा है।
ठीक है, और स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्रीज इंक्रीजेस। नाउ ये देखो यहाँ पे इस वाले में दिया हुआ है ना, बाउंड्रीज सेम है, इस तरीके से है, लेकिन इनर कंटेंट जो है वो श्रिंक हो रहा है। ओके, अब ऐसा आपको दिख रहा है क्या? सेम नहीं दिख रहा। इसमें क्या है, 20% शुगर सोल्यूशन है। तो जो मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया था, दो चीजें हमने पढ़ी थी, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, वही चीज यहाँ पे यूज हुई है। यू मे ऑब्जर्व द चीक सेल ऑन द अदर हैंड हैव श्रंक कंसीडरेबली। चीक सेल जो है वो अच्छी तरीके से श्रिंक हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये आगे मैं आपको समझा देती हूँ कि जब आप सेल को शुगर सॉल्यूशन में डालते हो, मतलब चीनी के घोल में जब आप डालोगे तो क्या होगा, मैंने आपको ऑस्मोसिस का प्रोसेस बताया था। चीनी के घोल में जब हमने डाला तो सेल के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होगी और बाहर ये जो घोल है इसमें कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें चीनी मिली हुई है, तो पानी की मात्रा कम होगी। ऑस्मोसिस में क्या होता है, पानी जहां ज्यादा है वहां से बाहर की तरफ जाता है, तो सेल में पानी ज्यादा है तो इसलिए बाहर जाएगा, इसलिए सेल के अंदर का मटेरियल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, है ना। तो ये ऑस्मोसिस हो गया। अब प्लांट सेल के केस में क्या होता है, प्लांट सेल के पास बाहर एक आउटर लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल वॉल। ये हार्ड आउटर लेयर होती है। जब पानी जो है वो बाहर निकलता है तो अंदर का पार्ट तो श्रिंक हो जाता है, लेकिन अब जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें से जब पानी बाहर जाएगा ना तो ये पूरा श्रिंक हो जाएगा, लाइक ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल जो है पूरी तरीके से, जो चीक सेल हमने लिया ना, वो पूरी तरीके से श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाहर कोई आउटर लेयर नहीं है हार्ड। ये बाहर गया शुगर सॉल्यूशन में और ये श्रिंक हो गया। लेकिन वहीं पर जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में एक आउटर लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। देखो ये मैं यहाँ पर समझाती हूँ आपको। लेकिन प्लांट सेल में क्या हो रहा है कि ये वाला जो पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पार्ट है, वो तो सिकुड़ जाएगा क्योंकि इसमें से पानी बाहर गया, पानी का कंसेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है। बट क्योंकि बाहर एक सेल वॉल है तो शेप तो सेम ही रहेगी क्योंकि ये हार्ड लेयर है, लेकिन इसके अंदर का जो मटेरियल है ये वाला वो श्रिंक हो जाएगा। ओके, वही यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखो ये प्लांट है, तो सेल का स्ट्रक्चर तो सेम ही है, लेकिन अंदर का जो पार्ट है वो आप देखो श्रिंक हो रहा है। यहाँ पर पूरा पूरा आपको देखने को मिल रहा है ना। सो ये सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल जो होते हैं वो कम सिकुड़ रहे हैं और ह्यूमन चीक सेल जो है वो ज्यादा सिकुड़ रहे हैं। ओके, नाउ सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। इसी सेल वॉल के बारे में आगे यहाँ पर दिया गया है। सो लेट अस जस्ट रीड। इन जनरल प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, सो इसीलिए उन्हें रिजिड स्ट्रक्चर की जरूरत होती है ताकि वो एनवायरमेंटल, जैसे स्ट्रेस है, हवा चल रही है, बारिश आ रही है, हम तो मूव कर सकते हैं, तो हम अपने आप को, एनवायरमेंट मान लो बहुत तेज आंधी चल रही है तो हम घर में आ जाएंगे, अपने आप को सेव कर लेंगे। लेकिन प्लांट को खुले में रहना है, तो अगर उनके सेल में बाहर एक आउटर लेयर नहीं होगी, मजबूत एक सेल वॉल नहीं होगी, तो वो लचीला रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, और आंधी तूफान बारिश बहुत तेज आ रही है तो प्लांट को लॉस हो सकता है। इसीलिए देयरफॉर प्लांट सेल्स हैव एन एडिशनल कवरिंग आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है प्लांट सेल में। सेल वॉल ऑल्सो हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर्स रिमेन फर्म एंड मेंटेन देयर शेप्स एंड हेल्प प्लांट्स स्टे अपराइट। तो ये सेल वॉल क्या हेल्प करते हैं? उनका स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में, चाहे लीफ हो चाहे फ्लावर हो, और प्लांट जो है ऊपर की तरफ अपराइट मूवमेंट करता है, मतलब ग्रो करता है। ऑल्दो रिजिड सेल वॉल इज परमिएबल, which means water and some dissolved minerals can pass through it along with the selective permeability of the cell membrane. The permeability of the cell wall helps plant roots absorb water and nutrients from the soil. तो इसमें क्या बता रहा है कि सेल वॉल जो है वो रिजिड तो है, मतलब कठोर तो है, लेकिन ये परमिएबल होता है, पानी वगैरह को अंदर जाना हो तो जाने देता है। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन अंदर है ना, वो एक सेलेक्टिव तरीके से कि क्या चीजें अंदर सेल में जानी चाहिए क्या नहीं, वो अलाउ करता है। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि मिट्टी में पानी है और मिट्टी में हम पानी डालते हैं जड़ों में, है ना, और फिर मिनरल्स होते हैं, तो वो सेल वॉल उन्हें आसानी से अंदर कर लेता है। फिर सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, उसे चुन चुन कर, जो सेलेक्टिव है, उसे अपने अंदर जाने देता है। व्हेन वी प्लेस अ रोयल लीफ ऑन और एन अनियन पील इन कंसंट्रेटेड sugar solution, the plant cells lose water due to osmosis. ये मैंने आपको इस ऑलरेडी समझा दिया कि जब हम अनियन पील को रखते हैं तो पानी क्या है, ऑस्मोसिस की वजह से लूज होता है सेल से, लेकिन सेल डू नॉट श्रिंक इन साइज बिकॉज देयर रिजिड सेल वॉल मेंटेन देयर शेप। बाहर का सेल वॉल अपना शेप मेंटेन रखता है, इसलिए
स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन अंदर का पार्ट श्रिंक हो जाता है। इनर कंटेंट ऑफ सेल श्रिंक एज द सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे द सेल वॉल। सेल वॉल से दूर हो जाता है सेल मेम्ब्रेन, इस वजह से श्रिंक होता है। दिस शोज दैट सेल वॉल हेल्प्स प्लांट सेल रिमेन फर्म इन देयर ओरिजिनल शेप। तो इससे क्या पता चला कि सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल जो होते हैं वो नॉर्मल शेप मेंटेन करके रखते हैं। एनिमल सेल जैसे हमने चीक सेल लिया, उसमें सेल वॉल नहीं होता, इसीलिए जब हम उसे शुगर सोल्यूशन में डालते हैं सो दे लॉस वाटर एंड श्रिंक। ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि सेल के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, बाहर चीनी के घोल में कम है, तो इस वजह से पानी बाहर की तरफ जाता है और इसकी वजह से सेल जो है श्रिंक होते हैं। तो रिजिड सेल वॉल इसमें नहीं है। एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजिली, तो एनिमल सेल्स जो है शेप जो उनका चेंज होता है। दिस सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट्स द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यू। ये जो सेल में एक फ्लेक्सिबिलिटी है ह्यूमन सेल या एनिमल सेल में, जो सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही हम मूव कर पाते हैं, फंक्शन कर पाते हैं। अगर हमारे भी रिजिड ऐसे होते तो हम हाथ पैरों को मूव भी नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए हमारे जो बॉडी सेल्स हैं उसमें सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरली मेड ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट के जो सेल होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? सेल्यूलोज से। सेल वॉल जो होती है, बाहर की जो लेयर होती है ना, वो सेल्यूलोज से बनी होती है। ये क्या होता है सेल्यूलोज? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड बाय मेनी ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड टुगेदर। बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट साथ में मिलकर ये सेल्यूलोज की एक वॉल बनाती है, जिसे सेल वॉल कहा जाता है प्लांट सेल में। ओके, सेल्यूलोज इन आवर डाइट एक्ट्स एज रफेज हेल्पिंग इन डाइजेशन। एक तरीके से रफेज का हेल्प करता है, जिसकी वजह से डाइजेशन में हमें हेल्प मिलती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी, बैक्टीरिया, इनके भी सेल में सेल वॉल होते हैं ताकि प्रोटेक्शन मिल सके और स्ट्रक्चर में सपोर्ट मिल सके इनके सेल्स को। Okay, now pause and ponder। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। So what argument would you give for the necessity of a cell wall in plants usually fixed in one place versus in animals using movely from one place to another? तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सेल वॉल होता है प्लांट सेल में और ह्यूमन जो एनिमल सेल है और जो एनिमल सेल है उसमें नहीं होता। So इसका आंसर है प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेस so they need rigid cell wall for support and protection. Animal can move so their cells need flexibility instead of rigidity। rigidity मतलब होता है कठोर। हम मूव करते हैं इसलिए हमारे सेल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि कठोरता होनी चाहिए। सेकेंड है, what consequences would you predict for a plant cell if its cell wall were to become as flexible as cell membrane? आप क्या consequences बताना चाहेंगे? So cell would lose its shape and strength and it may get damaged easily, cannot support the plant properly। अगर सेल वॉल नहीं होगा तो प्लांट जो है स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाएगा। Why is it important to cut the two potato species in roughly equal size and measure their initial weight before placing them in different liquid? क्यों हमें लगा कि दोनों जो हमने पोटैटो पीसेस कट किए थे स्टार्टिंग में और उनको अलग अलग सोल्यूशन में रखने से पहले सेम साइज का लिया था, ऐसा क्यों किया और क्यों जरूरी है ये? सो टू इंश्योर अ फेयर कंपैरिजन ऑफ बोथ सैंपल, ताकि दोनों सैंपल सेम होंगे तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स के लिए। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1। अब ये जो एक्सरसाइज 2.3 है, द सेल इंटीरियर, मैंने कहा था ना सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूक्लियस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं और कैसी सारी चीजें साथ में मिलकर काम करती हैं, कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। तो हम सेल इंटीरियर के बारे में नेक्स्ट पार्ट से जानेंगे। ओके, सो आई होप दिस वीडियोस आर हेल्पिंग यू। इसके नोट्स वगैरह की जो वीडियो है, मैं दूसरा चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, उस पर एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। सो एक्सरसाइज एंड नोट्स वगैरह का जो वीडियो रहेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो उस चैनल पे रहेगा। लिंक चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो? प्लीज लेट मी नो। विल मीट वेरी सून। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।